नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के अपार प्रेम और स्नेह के कारण आज ये बैंको परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप सभी अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंदर वाक्य, और वाक्य से रिलेटेड हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जैसे अर्थ के आधार पर 8 होते हैं आपके विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, और बाद में इन्हीं वाक्यों का आपस में क्या किया था, हमने वाक्य रूपांतरण किया था। और काल के आधार पर 3 होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकाल और आपका भविष्य काल। और हमने बात किया था वाच्य के रूप में तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो साथियों, आज हम इसी वाक्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे आपका रचना के आधार पर वाक्य। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों रचना के आधार पर वाक्य। तो दोस्तों, रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, वो कौन कौन से होते हैं साथियों? एक होता है आपका साधारण वाक्य, एक आपका संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी कहा जा सकता है। साधारण या सरल वाक्य होता है। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का एक नाम और है, इसे आपका समानाधिकरण वाक्य भी कहा जा सकता है। संयुक्त वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं? आपका समानाधिकरण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कह दो या इसे आपका मिश्रित वाक्य कह दो। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त या समानाधिकरण वाक्य, तीसरा है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। दोस्तों, चाहे हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, दोनों के अंदर आपके रचना के आधार पर वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में आपके होते हैं 8 प्रकार के। काल में आपके 3 होते हैं, और हम बात करते हैं क्रियाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। तो काल, क्रिया और रचना, इनके आधार पर तो 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? आपके 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे पूछ ले काल के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो भी कितने बताने हैं आपको दोस्तों? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया आपका काल में। और ऐसा पूछ ले क्रिया के आधार पर, जैसे आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, तो भी कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। सीधा प्रश्न आता है, काल के आधार पर वाक्य 3, क्रिया के आधार पर 3, और ऐसा आ जाए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? तो हम कितने मानेंगे? आपके 8। तो जिन विद्यार्थियों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो आपका काल के आधार पर काल, क्रिया, वाच्य, इनके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हो। अंग्रेजी में 3 कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स। साधारण वाक्य होते हैं, इन्हें आपका क्या कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। तो साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका सिंपल सेंटेंस। इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, एज ए आपका प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। वहां सरल वाक्य को क्या कहते हैं? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। संयुक्त वाक्य को आप इंग्लिश में कह सकते हो कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। और मिश्र को हम कह सकते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जा सकता है। इसे आप क्या कह सकते हो? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये सेंटेंस आपका एज ए सिमिलर है।
साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस और आपका मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम सभी वाक्यों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आपका साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। यहां से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कौन सा वाक्य है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसका ही दूसरा नाम क्या है साथियों आपका सरल वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, और इसे आप क्या कह सकते हो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं इस वाक्य के अंदर क्या चीजें होती हैं। आपकी जो किताबों में परिभाषा दे रखी है वो पहले पढ़ेंगे, और एग्जाम में भी आया हुआ है साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं जहां या जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो, उसे क्या कहा जाता है आपका साधारण वाक्य कहा जाता है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और आपका एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं आपका साधारण वाक्य कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, उद्देश्य और विधेय ये दोनों क्या होते हैं आपके वाक्य है, इसके अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं आपके दो, एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक क्या होता है आपका विधेय, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य और एक आपका क्या होता है विधेय। ये जो परिभाषा है वो अकॉर्डिंग टू आपकी एनसीईआरटी है, और ये परिभाषा दोस्तों एग्जाम के अंदर भी पूछी जा चुकी है कि साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। तो वहां दिया था एक जहां उद्देश्य हो और एक आपका विधेय हो। दोस्तों ये परिभाषा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं उद्देश्य कहते किसको हैं। सेंटेंस के अंदर जो कर्ता होता है, और कर्ता कौन होता है, किसी काम को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है आपका उद्देश्य कहलाता है एज ए सब्जेक्टिव। यानी कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता होता है दोस्तों आपका जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं आपका कर्ता कहा जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका एक क्या होगा उद्देश्य होगा, और एक क्या होना चाहिए आपका विधेय होना चाहिए। विधेय का मतलब ऑलमोस्ट ले सकते हो क्रिया, क्या ले सकते हो आपका क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम करना, जैसे खाना पीना उठना बैठना, ये जो कार्य है। तो विधेय क्या होता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। तो कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है, और क्रिया यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका विधेय। क्रिया क्या होती है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका विधेय कहलाता है दोस्तों। तो एक तो हो गया उद्देश्य, एक हो गया आपका विधेय। इंग्लिश में भी दो ही अंग होते हैं आपके पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स दो होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। तो जो उद्देश्य होता है उसे क्या कहा जाता है आपका सब्जेक्ट कहा जाता है, और विधेय होता है उसे कहते हैं आपका प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि यहां क्या कहना चाहता है। देखो जिस वाक्य में एक क्या हो आपका उद्देश्य, एक वो विधेय हो। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने कहा शीला क्रिकेट खेलती है, शीला क्रिकेट खेलती है। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, और ता है ती है साधारण वर्तमान काल में आता है। शीला क्रिकेट खेलती है, और अगर हम चाहे तो एलडीसी के अंदर आपका सिलेबस में आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो वहां आपको जो वाक्य है उसको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश में बात करें तो इसका आप क्या बनाते हो, शीला प्लेज क्रिकेट, शीला प्लेज क्रिकेट। तो ये आपका क्या है दोस्तों
प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आता है आपका एस या ईएस जुड़ जाता है। तो शीला क्रिकेट खेलती है, ऐसा वाक्य आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि सेंटेंस के अंदर उद्देश्य क्या है। एग्जाम में ऐसा आता है शीला क्रिकेट खेलती है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? साथियों अगर आप बात करें ऑप्शन में आएगा नंबर वन आएगा आपका शीला, नंबर 2 आ गया आपके सामने क्रिकेट, नंबर 3 आ गया आपके सामने खेलना और 4 आ गया आपके सामने क्रिकेट खेलना। इस प्रकार से आपको विकल्प दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। अब आप सोचते हो उद्देश्य क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं उसे क्या कहते हैं आपका उद्देश्य। हम सोचते हैं कि शीला के द्वारा कौन सा उद्देश्य हो रहा है, क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट खेलना करके आ जाते हैं। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। मैंने क्या कहा अभी आपसे कि यहां उद्देश्य क्या है। दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो होता है वो आपका कर्ता होता है, और कर्ता कौन होता है? जो काम करे। काम कौन सा हो रहा है दोस्तों यहां पर? खेलना। और खेलने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? शीला के द्वारा। यानी क्रिकेट खेलने का काम कौन करती है? शीला। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शीला हो जाएगा। शीला आपका क्या है? उद्देश्य। तो इस वाक्य में एक क्या है आपका उद्देश्य है, और क्या कहा गया है कि एक क्या होना चाहिए? विधेय। और विधेय किसको कहा जाता है साथियों? विधेय कहते हैं आपकी क्रिया को, और क्रिया मतलब होता है कौन सा काम कर रहा है। तो क्रिया क्या है आपकी? खेलना। देखो खाली खेलना को हम विधेय मान सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें ऐसा आ जाए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो विधेय क्या है? तो क्रिकेट खेलना। देखो विधेय किसे कहते हैं? विधेय होता है उद्देश्य का उद्देश्य। विधेय किसको कहते हैं? विधेय होता है इस उद्देश्य का जो उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है आपका? शीला। और शीला का उद्देश्य क्या है आपका? क्रिकेट खेलना। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में विधेय क्या है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपका क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलना आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो एक परिभाषा तो ये है दोस्तों किसकी? सरल वाक्य की, कि जहां वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। ऐसे आप चाहे जितने वाक्य बना सकते हो साथियों। जैसे आपने लिखा राहुल गोलगप्पे खाता है। राहुल गोलगप्पे खाता है। अब इस वाक्य में उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या हो गया आपका? राहुल। और राहुल का उद्देश्य क्या है? गोलगप्पे खाना। तो गोलगप्पे खाता है, ये क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा। तो राहुल है वो आपका क्या है? उद्देश्य है, और गोलगप्पे खाता है ये क्या बन जाएगा आपका? विधेय बन जाएगा। तो जहां सेंटेंस के अंदर एक उद्देश्य हो और एक आपका विधेय हो। बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे मैंने कहा दादी भजन गाती है, या दादी भजन सुनती है। दादी भजन सुनती है, यहां पर दोस्तों आप क्या देख रहे हो? दादी है वो आपका क्या है? उद्देश्य, एज ए आपका सब्जेक्टिव केस। और दादी का कौन सा काम कर रही है? आपकी भजन सुनना। तो इसके अंदर क्रिया कितनी है दोस्तों? एक है, यानी सुनना, खाना, खेलना। तो जहां वाक्य के अंदर एक उद्देश्य आए और आपका एक विधेय आए, उसे क्या कहा जाता है? आपका साधारण वाक्य कहा जाता है। दोस्तों इस परिभाषा को हम कंप्लीटली नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सेंटेंस में क्या मिले? एक ही उद्देश्य मिले। कई बार आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? एक से अधिक भी हो सकता है। अभी तो हम सिंपल वे के अंदर बात कर रहे थे जहां कितना उद्देश्य हो? आपका एक उद्देश्य हो। बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहकती है, सांप रेंगता है, तारे टिमटिमाते हैं, मधुमक्खियां भिन भिन आती है, राहुल गाने गाता है, सोनिया चाय पीती है, दिव्या अखबार पढ़ती है।
आप न जाने कितने वाक्य बना सकते हो दोस्तों। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो किस में आएंगे, आपके साधारण वाक्यों में। और इनके अंदर जो है आपका उद्देश्य कितना है, एक है, और विधेय भी कितना है, आपका एक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हर बार आपको सेंटेंस में क्या मिले, एक ही उद्देश्य मिले। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेंटेंस के अंदर उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है लेकिन विधेय एक होना चाहिए। तो दूसरी परिभाषा के रूप में हम इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम इसका विस्तारित रूप लेना चाहें तो कैसे करेंगे। जहां देखो वहां पढ़ा हमने एक उद्देश्य और एक विधेय। वहां हमने क्या पढ़ा दोस्तों, ऐसे वाक्य जहां उद्देश्य कितने हो, आपका एक उद्देश्य हो या फिर आपका एक विधेय हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका साधारण वाक्य कहा जाता है। लेकिन इस परिभाषा को अगर हम बढ़ाना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हो कि जहां एक या एक से अधिक उद्देश्य, जहां एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, प्लस सेंटेंस में क्या दिया जाए, आपको एक विधेय दिया जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपका क्या होगा, साधारण वाक्य माना जाएगा। अब एक से अधिक उद्देश्य किस प्रकार से आ सकते हैं साथियों, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, वो वाक्य पढ़े थे आपने एक उद्देश्य वाले, अब हम पढ़ेंगे आपके एक से अधिक उद्देश्य वाले। जैसे मैंने कहा दोस्तों, पूजा कोमा अलफ विराम है ना, अर्चना कोमा शांति कोमा उपासना, पूजा अर्चना शांति उपासना और संध्या। पूजा अर्चना शांति उपासना और संध्या मंदिर जा रही है। मंदिर, पूजा अर्चना शांति उपासना और संध्या मंदिर जा रही है। अब इसके अंदर अगर हम आपसे पूछ ले उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो साथियों उद्देश्य किसको मानोगे, उद्देश्य कौन होता है जो किसी काम को करे। तो यहां काम कौन सा हो रहा है, मंदिर जा रही है। तो ये तो सेंटेंस में क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। और मंदिर जाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके अंदर किसी आप एक को नहीं मान सकते। ये सारी की सारी जो लड़कियां हैं, पूजा अर्चना शांति उपासना और संध्या, ये सभी क्या हैं आपके दोस्तों, उद्देश्य हैं। तो आपका यहां पर उद्देश्य क्या है, आपके एक से अधिक है। तो उद्देश्य आपका एक भी हो सकता है और मोर देन आपका वन भी हो सकता है, एक से अधिक। जैसे और भी लिख सकते हो, यहां सभी आपके हैं उद्देश्य। जैसे मैंने कहा राहुल सोहन, राहुल सोहन दीपक और राहुल सोहन दीपक और राकेश गोलगप्पे खा रहे हैं। गोलगप्पे खा रहे हैं। तो साथियों इस सेंटेंस के अंदर आपका उद्देश्य क्या है, राहुल सोहन दीपक और राकेश ये क्या खा रहे हैं, आपके गोलगप्पे खा रहे हैं। यहां अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो साथियों आपका उद्देश्य क्या होगा, देखो काम कौन सा किया जा रहा है, गोलगप्पे खा रहे हैं, ये तो क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विधेय हो जाएगा। और गोलगप्पे खाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है, राहुल सोहन दीपक और राकेश के द्वारा। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके उद्देश्य हो जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या बात पढ़ी है कि वाक्य के अंदर उद्देश्य एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा आ जाए कि जहां वाक्य में एक उद्देश्य हो, तो ये परिभाषा अपने आप को क्या नहीं करती है, कंप्लीट नहीं करती है। अगर ऐसा आ जाए एक से अधिक हो,
तो भी कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि उद्देश्य आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन दोनों में सिमिलर बात क्या है, देखो उद्देश्य एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, दोनों के अंदर सिमिलर बात क्या है, विधेय क्या होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए। इस परिभाषा को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो आपको इस ऐसा भी लिख सकते हो दोनों को मिलाकर कि जहां वाक्य में एक विधेय हो, जहां वाक्य में एक विधेय हो उसे क्या कहा जाता है, आपका साधारण वाक्य कहा जा सकता है। कहने का मतलब इस परिभाषा को आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, सभी अपनी जगह सही है। अगर आप लिखो जहां वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो तो भी सही है। जहां वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो, एक विधेय हो तो भी सही है। जहां वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो, ये सारी चीजें आ जाए आपके सामने, तब आपको ये परिभाषा ज्यादा सही माननी। कई बार कोई चीजें होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, आपकी विकल्प के अनुसार आती है। ऐसा आ गया, निम्न में से कौन सा कथन है वो साधारण वाक्य के बारे में सत्य है, और अगर ये सारी चीजें आपको दे दी जाए विकल्प के अंदर कि जहां वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जहां वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य एक विधेय हो, जहां वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहां एक या एक से अधिक उद्देश्य और आपका एक विधेय हो। सिंपल शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि वाक्य में जहां एक विधेय हो वो क्या कहलाता है, आपका साधारण वाक्य कहा जाता है। तो आप कितने भी जोड़ सकते हो। और जैसे हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं तो द्वंद्व समास के अंदर भी कुछ ऐसी शब्दावली आती है जहां आप किसका प्रयोग करते हो, और का प्रयोग करते हो। जैसे आप पढ़ते हो माता और पिता, भाई और बहन। तो अगर इस कनेक्टिव की बात करते हैं तो और जो है वो देखो संज्ञाओं को जोड़ने के भी काम आता है, सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। अगर यहां नाउन को जोड़ रहा है तब तो किस में आ जाएगा, आपका साधारण वाक्य में। अगर यही और किसी वाक्य को जोड़ने के काम आ रहा है तो वहां क्या बन जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। जैसे मैंने कहा सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, वहां भी क्या आ रहा है, और आ रहा है, लेकिन वो साधारण वाक्य नहीं है दोस्तों। वहां दो सेंटेंस है, एक सूर्योदय हुआ और दूसरा है पक्षी चहचहाने लगे। तो इन दोनों सेंटेंस को आप किसके द्वारा जोड़ते हो, और के द्वारा, तब वो क्या बन जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। तो और है वो संज्ञाओं को जोड़ने, यहां किसको जोड़ने के काम आ रहा है, दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ने के काम आ रहा है। तो और है वो यहां किसको जोड़ता है, आपका नाउन के साथ आ रहा है, तब तो क्या बनेगा, आपका साधारण। और इसी और का प्रयोग अगर आपने सेंटेंस के साथ कर दिया जोड़ने के लिए तो वहां क्या बन जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो राहुल जैसे और बना सकते हो, आप कहते हैं ना, जैसे कहीं आप घूमने जाते हो, क्या खाओगे, आप कहते हैं दाल बाटी और चूरमा। तो ये शब्द भी आपके द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे मान लो आप बोलते हो ना दाल बाटी और चूरमा, दाल कोमा बाटी और चूरमा, कि मुझे भोजन में दाल बाटी और चूरमा खाना है। तो क्या खाना है, खाना है, ये आपका क्रिया हो गई, विधेय हो गया। क्या खाओगे, दाल बाटी और चूरमा। जैसे ये आपके और भी ला सकते हो, जैसे आप बोलते हैं ना हाथी घोड़ा और पालकी, तो और आपका द्वंद्व समास के अंदर भी लगाते हैं। और दो पदों के बीच में दो से अधिक भी होते हैं। जैसे कई बार आप कहीं जाते हो यात्रा पर देवी देवताओं की, वहां बोलते हैं ना 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो 1 2 3 और 4, तो ऐसे आपने संख्याओं के बीच में भी क्या लगाते हो, आपका और का प्रयोग किया जाता है। तो हम कुछ वाक्य और भी ले लेते हैं, जैसे मान लो बड़ा वाक्य ले लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं उद्देश्य क्या है, तो क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो सेंटेंस आ गया आपके सामने, राहुल का भाई मोहित, राहुल का भाई मोहित
देशभक्ति गाने राहुल का भाई मोहित देशभक्ति गाने अधिक सुनता है। राहुल का भाई मोहित देशभक्ति गाने अधिक सुनता है। ये सेंटेंस आ गया। और दोस्तों इस सेंटेंस में आपसे क्या पूछ लिया? उद्देश्य पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे? ऐसा पूछ लिया कि इस सेंटेंस में उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में विकल्प आ गया आपके सामने नंबर 1 या ए। ऑप्शन में आ गया राहुल, नंबर बी आ गया आपके सामने राहुल का भाई। इसी प्रकार से आपको विकल्प दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर। नंबर सी आ गया आपके सामने मोहित, और डी आ गया आपके सामने राहुल का भाई मोहित। इस प्रकार से आपको एग्जामिनर विकल्प देगा और पूछ रहेगा कि इसमें उद्देश्य क्या है। क्या होगा साथियों कि राहुल का भाई मोहित देशभक्ति गाने अधिक सुनता है, तो यहां पर आप उद्देश्य क्या मानोगे? उद्देश्य कौन होता है? किसे कहते हैं? आपका जो कर्ता होता है, और कर्ता का मुख्य काम जो क्रिया को करे। क्रिया कौन सी है इसके अंदर? सुनना। ये आपकी क्या है? क्रिया। दोस्तों सुनने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, या राहुल का भाई कर रहा है, मोहित कर रहा है, या राहुल का भाई मोहित कर रहा है? ऐसी कंडीशन में क्या करोगे दोस्तों? गाने कौन सुन रहा है दोस्तों? ध्यान रखना, गाने कौन सुन रहा है? आपका मोहित सुन रहा है, राहुल नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है? आपका मोहित। तो ऐसी कंडीशन के अंदर साथियों आपका सही विकल्प क्या होगा? मोहित होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया ना राहुल का भाई, तो भी गलत हो जाएगा। सर मोहित कौन है? राहुल का भाई तो है ना, इसे उद्देश्य मान लो। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उद्देश्य होता है कर्ता, और कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। तो यहां काम कौन कर रहा है? गाने सुनने का आपका मोहित। दोस्तों यहां मोहित है, वो आपका क्या है? उद्देश्य। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि उद्देश्य के साथ आपने कुछ भी जोड़ दिया, एज ए आपका सब्जेक्ट ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब मोहित कौन है? मोहित कौन है? राहुल का भाई है। ये जो राहुल का भाई शब्द है, ये मोहित के बारे में बता रहा है कि मोहित कौन है? राहुल का भाई। तो इसका प्रयोग हमने किसके लिए किया है? मोहित के लिए। और मोहित सेंटेंस में क्या है? आपका उद्देश्य है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर राहुल का भाई है, वो इस उद्देश्य को विस्तार देने के लिए लिखा गया है। और एग्जाम में ऐसा पूछ ले, मान लो उद्देश्य के स्थान पर, कि इस सेंटेंस में उद्देश्य का विस्तार क्या है। अगर एग्जामिनर आपने उद्देश्य न पूछकर क्या पूछ लिया? उद्देश्य का विस्तार क्या है। देखो एक होता है वाक्य विश्लेषण करना, कि वाक्य में उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं। तो यहां राहुल का भाई किसके लिए आ रहा है? मोहित के लिए। मोहित सेंटेंस में क्या है? आपका उद्देश्य। तो यहां ये उद्देश्य का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो ऐसा आ जाए, मान लो राहुल का भाई, उद्देश्य के स्थान पूछ लिया कि उद्देश्य का विस्तार क्या है, तो यहां राहुल का भाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोहित है वो आपका उद्देश्य, और राहुल का भाई उद्देश्य का विस्तार। अगर मान लो ऑप्शन में अगर मोहित नहीं होता, अगर मान लो ऐसा पूछ लिया उद्देश्य क्या है, और मोहित अगर सेंटेंस में नहीं है, तब तो आप किसको मान सकते हो? फिर तो राहुल का भाई मोहित, इसको आप पूरे को क्या मान सकते हो? उद्देश्य के अंदर ले सकते हो। लेकिन जब दोनों विकल्प आ जाए तो आपका सही आंसर क्या माना जाएगा? मोहित माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर राहुल का भाई है, ये तो विस्तार है, और मोहित क्या है? उद्देश्य है। लेकिन दोनों चीज किससे रिलेटेड है? आपकी उद्देश्य से। तो विकल्प ये सही होगा, लेकिन कब? जब आपका मोहित ऑप्शन में नहीं होगा। अब दूसरा विधेय क्या होगा? विधेय क्या है? काम कौन सा किया जा रहा है? गाने सुनने का। तो गाने सुनना, गाने सुनना। अगर इसके मूल विधेय की बात करते हैं तो गाने सुनना ये आपका क्या है? मूल विधेय है ना। या देशभक्ति गाने अधिक सुनता है, इसको आप किस में ले सकते हो? विधेय, क्योंकि मूल विधेय क्या हो गई आपकी? सुनना।
अगर हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, यहां क्या दिया गया है, देखो सुनना क्या है आपकी क्रिया, सुनना क्या है आपका क्रिया, और कर्म क्या है, इसमें क्या सुनता है, गाने सुनता है। गाने दोस्तों यहां क्या है आपका कर्म है, गाने क्या है आपका कर्म है। यहां पर साथियों ये अधिक शब्द किसके लिए आया, अधिक शब्द आया है क्रिया के लिए, तो इसे आप क्या कह सकते हो, क्रिया का विस्तार। किसके लिए आया है, क्रिया के लिए, तो विस्तार हमेशा उसके पहले आएगा। विस्तार जैसे मान लो उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले, और कर्म का विस्तार किससे आएगा आपका, कर्म से पहले। और गाने कैसे, देशभक्ति गाने, तो ये जो देशभक्ति शब्द है वो आपका क्या है, कर्म का विस्तार है। तो सेंटेंस को अगर आप विस्तारित रूप से डिक्लेयर करना चाहते हो कौन सी चीज क्या है, तो आप इसका वर्गीकरण भी कर सकते हो, यानी वाक्य का विस्तार करना कि कौन सी चीज इसके अंदर आपकी प्रधान है, अप्रधान है, क्या है इसके अंदर, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, कर्म क्या है, कर्म का विस्तार क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया का विस्तार क्या है। तो वाक्य का संश्लेषित रूप भी आप पढ़ सकते हो। कोई एग्जाम में कहीं पूछ लें कि इसके अंदर मान लो वाक्य दे दिया कि इसमें कर्म का विस्तार है, इसमें आपका कर्म है, तो नॉर्मल वे के अंदर लगभग 99% चांस तो ये रहते हैं, दो ही चीजें आती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में 99% आपको यहां से प्रश्न पूछेगा तो केवल ये पूछ सकता है या तो परिभाषा एग्जाम में आई हुई है, या फिर क्या पूछेगा, उद्देश्य क्या है, या फिर क्या पूछेगा आपसे, उद्देश्य का विस्तार क्या है। विधेय इनके बारे में बहुत कम पूछता है एग्जाम के अंदर, फिर भी रेयर केस में आपको पूछे तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी तक जैसे लगभग जो भी एग्जाम लगी है वहां या तो परिभाषा या उद्देश्य या आपका उद्देश्य का विस्तार, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे हम पढ़ते हैं कौन से आपके साधारण वाक्य हो गया आपका, फिर पढ़ेंगे आपका कौन सा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका कौन सा है, संयुक्त वाक्य। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त जो शब्द है वो किससे बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका सम प्लस युक्त। किससे बनता है आपका, सम प्लस युक्त से बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं आपका, कंपाउंड सेंटेंस। देखो संयुक्त वाक्य का एक नाम और है, इसे क्या कहा जाता है आपका, समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य को क्या कहा जाता है आपका, समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों समानाधिकरण शब्द किससे बना है, तो समानाधिकरण शब्द बना है दोस्तों आपका समान प्लस अधिकरण। समान प्लस अधिकरण से बना है। अगर हम बात करते हैं संधि की, तो साथियों इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो समानाधिकरण कहते किसको है दोस्तों, समान प्लस अधिकरण। इसे क्या कहा जाता है आपका, समानाधिकरण कहा जाता है। तो समान प्लस अधिकरण क्या बन जाएगा आपका, समानाधिकरण बन जाएगा। दोस्तों समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकरण का मतलब होता है आपका अधिकार, समान का मतलब होता है आपका इक्वल। तो संयुक्त का मतलब देखो, संयुक्त कब होता है, जब एक से अधिक वाक्यों को जब आप आपस में जोड़ते हो तो उसे क्या कहा जाता है आपका, संयुक्त कहा जाता है। तो एक से अधिक वाक्यों को जब आपस में जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं आपका, संयुक्त कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब एक से अधिक सरल वाक्यों को, सरल भी हो सकते हैं या मिश्र वाक्यों को ना, जब एक से अधिक सरल वाक्यों को जब एक से अधिक, यहां वही बात आ गई, एक से अधिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब दो या
दो से अधिक, एक की बात है दोस्तों। अगर मैंने एक से अधिक लिखा है तो भी एक की बात है, दो या दो से अधिक लिखा है तो भी आपकी वही बात है, क्योंकि एक से अधिक में दो भी काउंट हो गया और दो से अधिक भी हो गए। तो एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को किसी कनेक्टिव वर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है आपका, एक होता ना कि जब एक से अधिक सरल या मिश्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से अव्यय से जोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो एक से अधिक यानी मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, इनको हम किसी कनेक्टिव शब्द के द्वारा जोड़ते हैं, आपके अव्यय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। दोस्तों यहां दोनों वाक्य हैं, इनको दोनों वाक्य हैं वो अपना क्या रखते हैं, आपका समान अधिकार रखते हैं। देखो मिश्र वाक्य और इसमें अंतर क्या है, मिश्र वाक्य में तो एक वाक्य दूसरे पर क्या रहता है, आपका आश्रित रहता है। यहां कोई वाक्य किसी पर क्या नहीं रहेगा, आपका आश्रित नहीं रहेगा। यानी लिखो, इससे आगे क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रत्येक वाक्य अपना समान अधिकार रहता है, न कि एक दूसरे पर आश्रित। इसके अंदर जो प्रत्येक वाक्य है अपना समान अधिकार रखता है, अपना समान वर्चस्व रखता है, न कि एक दूसरे पर आश्रित रहता है, न कि एक दूसरे पर आश्रित। देखो आश्रित जो होते हैं ना वो किस में आते हैं, आपके मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। आश्रित किस में आते हैं, आपके मिश्र वाक्य में। यहां प्रत्येक वाक्य है वो अपना समान अधिकार रखता है और समान वर्चस्व रखने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आपका समानाधिकरण भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से समुच्चय बोधक है, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम के अंदर लगभग 90% संभावना बनती है कि एग्जाम में जब भी कोई प्रश्न आएगा वो किससे आएगा साथियों, या तो आएगा आपका संयुक्त वाक्य से या फिर आएगा आपका मिश्र वाक्य से। यानी वाक्य देकर पूछेंगे कि वाक्य कौन सा, कोई सेंटेंस दे दिया आपका और आपसे पूछ लिया गया कि ये सेंटेंस कैसा है, मिश्र या संयुक्त, तो लगभग संभावना यही रहती है एग्जाम के अंदर 90% जो है वो आपका कहां से पूछते हैं, संयुक्त या आपका मिश्र से पूछा जाता है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टिव वर्ड आते हैं, तो हमें मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के अंदर केवल क्या ध्यान रखना है, जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि, या, अथवा, ये किस में आते हैं साथियों, ये आपके आते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर। जैसे कि, जो, जिसे, जिसने, ये किस में आते हैं, आपके विशेषण जो आपका मिश्र वाक्य है उसके अंदर आते हैं। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, उनमें चर्चा करेंगे आपका। तो आपको कनेक्टिव वर्ड्स याद रखने हैं, है ना। आपने दोनों में से एक वाक्य याद किया, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, आपको स्वतः याद हो जाएगा। और ये ध्यान रखना लगभग जो प्रश्न आएगा वो आपका इसमें से आएगा, या तो संयुक्त या आपका मिश्र से। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से कनेक्टिव वर्ड आते हैं, इसके अंदर कौन से आपके संयोजक आते हैं, कौन कौन से संयोजक आते हैं किस वाक्य में, आपके संयुक्त वाक्य में। संयोजक के साथ साथ कुछ रेयर केस में आपको प्रकृति भी ध्यान रखनी है वाक्य की। अब कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लो और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु,
लेकिन बशर्ते फिर भी या अथवा अतः अतएव इसलिए इस प्रकार के जो कनेक्टिव शब्द हैं वो किसके अंदर आते हैं आपके। देखो जब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के बारे में, समुच्चय बोधक शब्द, तो वहां दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और आपके वेदीकरण। तो ये चीजें कहाँ आ जाती है, आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर आ जाती है। अब ये समुच्चय बोधक होते हैं जो विरोध का भाव करते हैं, उन्हें विरोध दर्शक कहा जाता है। तो इनका विस्तार से अगर हम पढ़ें तो वहां आ जाएंगे किसके अंदर, आपके अविकारी शब्दों के अंदर आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वेदीकरण। समानाधिकरण किस में आते हैं, आपके संयुक्त वाक्य में, और वेदीकरण किस में आते हैं, आपके मिश्र वाक्य के अंदर। तो यहां भी फिर समानाधिकरण के भी कई भाग करते हैं आपके चार प्रकार के, जैसे परिणाम सूचक, तो अतः है अतएव किस में आते हैं, आपके परिणाम सूचक में, और या अथवा वैकल्पिक होते हैं, विकल्प सूचक हो जाएंगे। किंतु, परंतु, लेकिन, ये क्या होते हैं, आपके विरोध दर्शक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इनका भी विभाजन किया जाता है, लेकिन ये विभाजन आपका अवयवों के आधार पर होता है, न कि आपका वाक्यों के आधार पर होता है। तो वहां इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे जब पढ़ेंगे आपका कौन सा अवयव। अब देखो यहां किस प्रकार से सेंटेंस की रचना होती है। जैसे मान लो आपने कोई कनेक्टिव वर्ड ले लिया, और अब और को जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। कौन सा वाक्य बनाना है आपको, संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने दो वाक्य लिखा, एक तो लिखा सूर्योदय हुआ। कोई पूछ ले सूर्योदय हुआ, यह अपने आप में कैसा वाक्य है, यह अपने आप में सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है आपका, सरल वाक्य। एक वाक्य और बना दिया मैंने, पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। साथियों ये भी अपने आप में क्या है, सरल वाक्य। इन दोनों वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़कर हमें क्या बनाना है, संयुक्त बनाना है। अब संयुक्त बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपने बना दिया सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, और इसमें कनेक्टिव वर्ड लगा दिया आपका और, कि सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। दोस्तों ये अपने आप में एक कंप्लीट क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, जिसको दो वाक्यों को जोड़कर बना दिया। एक तो आपका सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो संयुक्त वाक्य में खासियत क्या होती है, अगर हम कनेक्टिव वर्ड्स को हटा देते हैं और दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दिया जाए, तो कोई सेंटेंस किसी की क्या नहीं करता है, आपकी डिमांड नहीं करता। आप इस और कनेक्टिव को हटा दो, एक वाक्य बन जाएगा सूर्योदय हुआ, दूसरा बन जाएगा आपका पक्षी चहचहाने लगे। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है साथियों, एक वाक्य है वो दूसरे की क्या करता है, आपकी डिमांड करता है। जैसे कहा गांधी ने कहा, अब क्या कहा, ये डिमांड है उसकी, तो वहां एक वाक्य दूसरे की क्या करता है, आपकी मांग करता है। जबकि संयुक्त वाक्य के अंदर आपका ऐसा नहीं होता। दोनों वाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब अगर किसी कनेक्टिव वर्ड्स को हटाकर हम वाक्यों को स्वतंत्र कर देते हैं और कोई वाक्य किसी पर क्या नहीं रहे, डिफेंड नहीं रहे, किसी की मांग नहीं करें, तो ऐसे वाक्य किस में आते हैं, आपके संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया किससे, आपका और से। जैसे मान लो कोई ले लो, यहां से विरोध दर्शक से ले लो आप कोई शब्द, जैसे किंतु या लेकिन ले लो, एक ही बात है। मैंने उसे बहुत समझाया, एक वाक्य क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया। दोस्तों ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। मैंने उसे बहुत समझाया, कैसा वाक्य है आपका, सरल वाक्य है। वह नहीं माना, वह नहीं माना, यह भी क्या है, अपने आप में सरल वाक्य है। लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य। कैसे बनाओगे, जैसे हम इसको बना सकते हैं
कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। साथियों, इसके अंदर आपका लेकिन है वो आपका कनेक्टिव वर्ड्स है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे सेंटेंस किसमें आते हैं? आपके संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। तो आपको कनेक्टिव के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वाक्य है उसका वजूद क्या रहना चाहिए? आपका स्वतंत्र रहना चाहिए। कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको गोलगप्पे या कुछ चाउमीन खिलाऊंगा, मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा, ये अपने आप में साधारण वाक्य है। आप मेरे घर आना, ये भी क्या है? आपका साधारण वाक्य है। अब इनको हम जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं, आपका संयुक्त वाक्य। जैसे मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा, मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा, एक वाक्य हो गया। बशर्ते आप मेरे घर आओगे, मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा बशर्ते आप मेरे घर आओगे। मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा बशर्ते आप मेरे घर आओगे। तो यहां दो सेंटेंस हो गए, मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा, दूसरा हो गया आप मेरे घर आओगे। किसके द्वारा जोड़ दिया दोस्तों हमने इसको? आपका कनेक्टिव वर्ड्स कौन सा है? आपका बशर्ते। तो यहां आप कोई कनेक्टिव वर्ड लगा सकते हो और इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हो कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। और बना सकते हो वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। दो सेंटेंस हो गए है ना, वह नालायक। एक तो क्या हो गया? वह नालायक है, वह नालायक है, उसे नौकरी मिल गई। दूसरा वाक्य हो गया, किसे जोड़ दिया? वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। तो यहां दो सेंटेंस हो गए दोस्तों। कौन से? एक तो वह नालायक है, दूसरा उसे नौकरी मिल गई। किसके द्वारा जोड़ दिया? आपका फिर भी के द्वारा जोड़ दिया। तो इस प्रकार कोई सेंटेंस है वो अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ है तो आपको क्या मानना है? संयुक्त वाक्य मानना है। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि अगर मान लो कि कोई वाक्य पूरा नहीं आए तो भी संयुक्त का बोध कराता है। जैसे या और अथवा में देखते हैं आपका, जैसे आप एग्जाम देते हो तो दो वाक्य हैं। पहला एक वाक्य तो कौन सा है आपका? पहला प्रश्न करो। एक वाक्य कौन सा है आपका? पहला प्रश्न करो। और दूसरा सेंटेंस क्या है आपका? दूसरा प्रश्न करो। ये दो वाक्य हैं दोस्तों अलग अलग। पहला प्रश्न करो, दूसरा सेंटेंस क्या है आपका? दूसरा प्रश्न करो। अगर इसको हमें जोड़ना है, संयुक्त बनाना है, तो देखो इसके अंदर समानता क्या है आपकी? समानता क्या है? प्रश्न करो, प्रश्न करो, पुनरुक्ति आ रही है। और हिंदी के अंदर क्या होता है? अगर एक शब्द को हम बार बार लिखते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है तो दोष कौन सा होता है आपका? पुनरुक्ति दोष। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय आपकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी तो दंड और सजा, तुम वापस लौट जाओ तो वापस और लौटना। तो ऐसे जो सेंटेंस जो होते हैं वो आपके वाक्य अशुद्धि में आते हैं क्योंकि हिंदी के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इनसे अगर आपको संयुक्त वाक्य बनाना हो तो क्या बनाएंगे कि पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। तो यहां इसका ये दोनों सरल वाक्य हैं, इनका संयुक्त बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? पहला प्रश्न करो, पहला प्रश्न करो। ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य है। फिर जोड़ दो अथवा दूसरा। अगर आपने इतना भी लिख दिया ना
तो ऐसा नहीं है कि यहां ये दूसरा जो शब्द है वो अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है कि पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। दूसरा का मतलब क्या है? दूसरा प्रश्न करो, यह आना चाहिए था, लेकिन प्रश्न करो क्यों नहीं लिखा? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये भी आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। आप इसमें ऐसा नहीं करना कि इसमें वाक्य नहीं लिखा हुआ है और आपने इसमें संयुक्त नहीं किया, तो कई बार कुछ चीजें सेंटेंस में क्या रह सकती है? आपके हिडन भी रह सकती हैं। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस किसमें आते हैं? आपके संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? इसको आप समानाधिकरण करते हो। इसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं जिनको आप कनेक्टिव वर्ड्स के द्वारा जोड़ते हो। प्रत्येक वाक्य अपना समान अधिकार रखता है और कनेक्टिव वर्ड्स हैं जो होते हैं समानाधिकरण आपके संयोजक होते हैं। उनके भी चार भेद होते हैं आपके समुच्चय संयोजक, आपका विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक या वैकल्पिक, उनको आप उपयोग ले सकते हो। और तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि, बशर्ते, फिर भी, या, अथवा, अतः, अतएव, इस प्रकार के जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं? आपके संयुक्त वाक्य में। दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है? आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के कनेक्टिव वर्ड्स याद रखोगे। मिश्र आपके एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर आपने वो याद कर लिया तो बचा वो सारा किस में आ जाएगा? आपका संयुक्त के अंदर। तो आपको मिश्र और संयुक्त में से एक को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर ले, या तो एग्जाम में मिश्र आएगा या फिर क्या आएगा? संयुक्त आएगा। एक को अगर आपने याद किया, दूसरा आप आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? आपका मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा है दोस्तों? आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इंग्लिश में कहते हैं इसको आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखो एक तो क्या होता है? आपका प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक क्या होते हैं? आपके आश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें एक तो क्या होता है? आपका प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य को आप सरल वाक्य भी कह सकते हो। तो इसमें एक प्रधान वाक्य, इसमें क्या होता है? आपका एक प्रधान वाक्य। प्रधान को आप सरल भी कह सकते हो। इसमें एक क्या होता है? आपका प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, इसमें एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते हैं। जो किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक के द्वारा, जो किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो एक तो इसमें क्या होता है? आपका प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक क्या होता है? आपका आश्रित उपवाक्य होता है। और किसके द्वारा जुड़ा होता है? जो आपका किसी कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। ये कह सकते हो कनेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना, संयोजक शब्द होते हैं, वो आपके मिश्र वाक्य में भी होते हैं और आपके संयुक्त वाक्य में भी होते हैं। और इन्हीं कनेक्टिव के द्वारा, देखो प्रधान वाक्य वो होता है जो अपना वजूद रखता है, यानी स्वतंत्र होता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होता, जो अपने ऊपर किसी को आश्रित रखे। देखो एक तो होता है मालिक, एक होता है नौकर। जैसे काम एक तो होता है, जैसे मान लो मैनेजर, एक आपका कर्मचारी। तो वैसे ही जो मैनेजर है, जो प्रधान है, वो तो क्या होता है? प्रधान वाक्य। और एक होता है कर्मचारी, जो उस पर क्या रहता है? आपका डिपेंड रहता है। तो जिसका अस्तित्व मुख्य हो वो तो क्या कहलाता है? आपका प्रधान। यानी जो डिमांड करे, ऐसा सेंटेंस जो किसी वाक्य की मांग करे, उसे कहते हैं आपका प्रधान। और जो उसकी मांग होती है वो क्या कहलाता है? आपका आश्रित। हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है, क्योंकि अगर ये इसकी एग्जाम के अंदर ये बहुत आता है। और जो मिश्र वाक्य है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। मिश्र वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संज्ञा आश्रित। क्या होता है? आपका संज्ञा आश्रित।
दूसरा होता है आपका विशेषण आश्रित, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण आश्रित। मिश्र वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और आपका क्रिया विशेषण आश्रित। अब ये टॉपिक हमारे पढ़े हुए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? आपका विशेषण कहते हैं। और जो क्रियाओं की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? आपका क्रिया विशेषण। देखो ये इतना, इनकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट नहीं। आपके सामने एग्जाम में सीधा आएगा, कोई सेंटेंस दे देंगे 4, निम्न में से कौन सा संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है, निम्न में से कौन सा विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है, या कौन सा आपका क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। इस प्रकार के आपको प्रश्न दिए जाते हैं और लगभग ज्यादा संभावना रहती है इसकी भी 90% एग्जाम में ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको पूछा जाता है। तो मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और आपका क्रिया विशेषण आश्रित। अब देखो इनकी परिभाषाएं कोई महत्वपूर्ण नहीं, जैसा नाम है वैसा ही है। देखो संज्ञा आश्रित कि अगर कोई आश्रित उपवाक्य है वो किसी वाक्य की संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है तो संज्ञा आश्रित। अगर कोई आश्रित उपवाक्य है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के रूप में यूज हो रहा है तो आपका विशेषण आश्रित। और अगर कोई उपवाक्य है वो क्रियाओं की विशेषता बताने के रूप में अगर यूज हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित। तो जैसा नाम है वैसी परिभाषाएं हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण, इनके बारे में अलग अलग हमने बात की थी, तो वहां इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहां दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे एक एक करके संज्ञा आश्रित क्या होता है। तो पहला पढ़ेंगे आपका संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। तो सबसे पहला है आपका संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। आपको इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। दोस्तों आपको हमेशा यहां भी क्या रखना है? कनेक्टिव वर्ड्स ध्यान रखना है। इसके अंदर जो संयोजक होगा ना, परिभाषा जैसा नाम है वैसी है कि अगर कोई आश्रित उपवाक्य है वो संज्ञा के साथ यूज हो रहा है संज्ञा के रूप में, उसे क्या कहते हैं? आपका संज्ञा आश्रित। अब यहां कनेक्टिव वर्ड्स कौन सा आएगा? की से। आपको इतना याद रखना है, एग्जाम के अंदर अगर कोई सेंटेंस है उसके बीच में क्या आ रहा है? आपका की आ रहा है, तो वो क्या होगा? आपका संज्ञा आश्रित होगा। अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आ गया और वहां क्या लिखा? आपका की आ जाए, है ना, छोटा की। देखो ये की है आपका कनेक्टिव वर्ड्स। एक होता है बड़ा, जो बड़ा होता है वो आपका संबंधवाचक होता है, जैसे वो अलग होता है। जैसे आप कहते हैं रावण की लंका, रावण की लंका। अब ये लंका किसकी है? रावण की। तो की यहां ये संयोजक नहीं है, ये आपका संबंध बता रहा है। वहां वो कारक है, संबंध कारक। लंका किसकी है? रावण की। सोने की लंका है ना, रावण की लंका, सोने की लंका, है ना, चांदी की अंगूठी। तो की ये बड़ा है, ये आपका संबंधवाचक कारक है, और ये की आपका क्या है? संयोग। जैसे एग्जाम में सर्वाधिक जो वाक्य आता है वो ये आता है गांधी ने कहा। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये सेंटेंस। अब इसका हम विभाजन करते हैं दोस्तों, तो एक वाक्य तो क्या होता है? प्रधान वाक्य। यानी प्रधान कौन है? गांधी ने कहा। ये अपने आप में कैसा वाक्य है? आपका प्रधान वाक्य है। यानी ये मांग कर रहा है। जो वाक्य किसी की मांग करे, कहा, तो क्या कहा, ये मन में भाव आ रहे हैं, तो ये होता है आपका प्रधान वाक्य। और जो उसका आंसर हो वो आपका होता है आश्रित। क्या कहा? सदा सत्य बोलो। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाएगा? आपका आश्रित। दो वाक्य हैं, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य।
किसके द्वारा जोड़ दिया? आपका की के द्वारा जोड़ दिया। तो की कनेक्टिविटी है। अगर हम की को हटाते हैं, दोनों वाक्यों को अलग अलग करना चाहते हैं, देखो संयुक्त में तो क्या होता है, दोनों सेंटेंस को आप आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, यहां आसानी से अलग नहीं होंगे। अगर सेंटेंस को अलग करना चाहें तो उन दोनों में से जो प्रधान सेंटेंस होगा ना, वो किसी की क्या करेगा? मांग करेगा। और जहां किसी की मांग शेष रह जाती है वो कभी संयुक्त नहीं होगा, वो आपका आश्रित रहेगा। तो आपके सामने जब भी सेंटेंस आए तो कनेक्टिव को हटाकर आपको देखना है कि कोई वाक्य किसी की डिमांड कर रहा है या नहीं, स्वतंत्र उसका अपना वजूद रख रहा है या नहीं। तो जो अपना वजूद स्वतंत्र रखे और कनेक्टिव को हटाने पर वो आपका समानाधिकरण या संयुक्त। अब देखो यहां गांधी ने कहा, इतना वाक्य हो गया, गांधी ने का कहा, तो ये मन में भाव आ रहे, क्या कहा? कुछ न कुछ तो कहा होगा, लेकिन वहां ऐसा भाव नहीं आएगा। तो किससे जुड़ा हुआ है? आपका की से जुड़ा हुआ है। जैसे और लिख सकते हो, अभी आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जैसे जवाहरलाल नेहरू, आप कहते ना सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नेहरू ने कहा, है ना, बहुत सारे ऐसे कोटेशन आते हैं, करो या मरो, दिल्ली चलो, है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे ही मान लो आजकल एक मुख्य कथावाचक है जिसका नाम क्या है? आपका धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब ये किसी का कथन हो गया, तो किसी का स्टेटमेंट है, वो किस में आता है? आपका दो वाक्य हो गए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। देखो बड़ा, और आजकल बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और ये एक सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंद वतन है हमारा, हिंदुस्तान है, और आज तक हम हिंदी को क्या नहीं दिला पाए? राष्ट्रभाषा दिला नहीं पाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए। देखो जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया गया था, और उसके बावजूद भी हम हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हिंदुस्तान कहते हैं देश को, और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, और न हिंदुस्तान को हम क्या नहीं बना पाए? आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। तो ये विडंबना है। हमें भी ऐसे महापुरुषों का क्या देना चाहिए? आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी संवैधानिक या लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने अपने धर्म के आधार पर, किसी का इस्लामिक कंट्री भी होते हैं, कोई बौद्ध राष्ट्र भी है, जैसे हिंदू राष्ट्र भी कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं किसी प्राणी के साथ वैसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ऐसी सेंटेंस या किसी का भी आए, गांधी ने कहा, अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी ने पहली बार कहा सदा सत्य बोलो, ये सदा सत्य बोलो, एक ये जो स्टेटमेंट है वो इससे पहले न जाने कितनी हमारे साहित्य धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा है कि इंसान को हमें किसका पालन करना चाहिए? सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन में अहिंसा ही सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अहिंसा का परित्याग करना पड़ता है, कि जब व्यक्ति का खुद का अहित हो और हमें अपना स्वाभिमान बचाना हो, तो वहां अहिंसा जायज नहीं है। अगर इसी अहिंसा से अगर अंग्रेज भागते तो आपके मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कभी हिंसा नहीं करते। इसका मतलब अगर आपके अधिकारों का अतिक्रमण हो तो वहां
अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अहिंसा के साथ साथ हिंसा का मार्ग भी अपनाना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा सबसे बड़ी रक्षा होती है कि जब खुद रहोगे तो ही आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए सेल्फ डिफेंस जहां होता है वहां अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो हिंसा जायज है। हर जगह अहिंसा, अहिंसा की बात अगर हम माने तो वो कर सकते हैं जिनकी रगों में क्या नहीं बहता हो, खून नहीं बहता हो, पानी बहता हो। जिनकी रगों में खून खोलता हो, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई की तरह, वो कभी अहिंसा की बातें नहीं कर सकते। आपके अधिकारों को वो लोग लूटते रहे हो और आप अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहो, तो ऐसा करने से भी आपको न्याय नहीं मिलता है। और किसी के मेरे जीवन का उद्देश्य है कि, अब आजकल के जीवन का उद्देश्य आपका क्या है? या तो नौकरी, और नौकरी लग जाओ तो क्या हो जाए, आपकी अच्छी सी शादी हो जाए तो छोकरी कह सकते हो। आप कोई सेंटेंस बना दिया कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ज्ञानार्जन करूं, या मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं एक अच्छे पद को प्राप्त करूं, तो किससे जोड़ा आपने, किससे जोड़ा? तो ये भी किस में आएंगे? आपके संज्ञा आश्रित के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो आपके किससे जुड़ते हैं वो आपके संज्ञा आश्रित होते हैं। नेक्स्ट आप करते हैं आपका विशेषण आश्रित। दूसरा कौन सा है आपका? विशेषण आश्रित। वहां तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? आपका संज्ञा आश्रित। दूसरा कौन सा है आपका? विशेषण आश्रित वाक्य। देखो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अगर कोई वाक्य के अंदर जो आश्रित वाक्य है वो विशेषताओं के रूप में आए, है ना, विशेषता बताने के रूप में प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? आपका विशेषण आश्रित। दोस्तों विशेषण आश्रित जो वाक्य होता है वो किससे जुड़ता है? इसके संयोजक क्या होते हैं? ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम में आता है। जो, ये किससे जुड़ता है? आपका जो से। इसमें क्या आ रहा है? देखो जय, सबके अंदर जय ही आएगा। जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, तो अगर कोई सेंटेंस है वो आपका किससे जुड़े? जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनको, इस प्रकार के कोई वर्ड सेंटेंस को जोड़ने में आए, उसे क्या कहा जाता है? आपका विशेषण आश्रित कहा जाता है। अगर कोई सेंटेंस इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो आपका किस में आएगा? इसके अंदर। जैसे मान लो आपने कोई वाक्य आ गया एग्जाम में कि धोखा वही देता है जो अपना होता है। धोखा वही देता है जो अपना होता है। धोखा वही देता है जो अपना होता है। तो यहां सेंटेंस है, एक तो धोखा वही देता है जो अपना होता है। तो इन सेंटेंस को आपने किससे जोड़ दिया? जो से। एग्जाम में ध्यान रखना कि जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिन्होंने, है ना, ये ऐसा नहीं कि वाक्य के बीच में आए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कनेक्टिव वर्ड्स आपको शुरुआत में भी दे सकते हैं कि जो अपना होता है वही धोखा देता है। ऐसा बना दिया कि जो अपना होता है वही धोखा देता है। सेंटेंस को चेंज कर दिया तो भी आपका क्या रहेगा? विशेषण आश्रित रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, इस प्रकार के शब्द वाक्य में विशेषता के रूप में आए और सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, वो आपका क्या कहलाता है? विशेषण आश्रित कहलाता है ना। तो अगर आपके इस प्रकार के आ जाएं तो किस में आएगा? आपका विशेषण आश्रित में आएगा। तो यह तो हो गया कि किस में आएगा? आपका संज्ञा आश्रित के अंदर। और जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनको, इन सभी के अंदर क्या आएगा? आपका जय आएगा। क्या आएगा दोस्तों? जय और जिनको। तो ये किस में आएंगे? आपके क्रिया विशेषण आश्रित के अंदर आ जाएंगे। और बना सकते हो आप चाहे जितने इससे अंदर, जैसे और कोई सेंटेंस बनाओ, इससे क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा?
और बनाओ इसका, क्या बनेगा इसका? जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ऐसा बना सकते हो कि जो विद्वान होते हैं, ये भी आया हुआ एग्जाम में, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो ये जो है वो आपका यहां बीच में आया, यहां क्या आ गया आपका स्टार्टिंग में, तो जो जिसे ये आपके शुरुआत के अंदर भी आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रकार है आपका कौन सा? क्रिया विशेषण आश्रित। तो नेक्स्ट कौन सा है आपका? क्रिया विशेषण आश्रित। क्रिया विशेषण आश्रित। दोस्तों क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? आपका क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रियाओं की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो जैसे मैंने कहा राहुल धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना क्या है? आपकी क्रिया। कैसे चल रहा है? आपका धीरे धीरे, वो उसकी क्या हो गई? आपकी विशेषता हो गई। तो यहां पर देखो विशेषता बताने के लिए यहां आपको ध्यान रखना, एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई होगी। यहां जो कनेक्टिव वर्ड्स आएंगे ना, वो ऑलमोस्ट किस में आएंगे? आपके संयोजक, वो आएंगे जोड़े में। यदि, तो, यदि के साथ क्या आता है? तो, जिधर उधर, जब तब। कनेक्टिव वर्ड्स वाले जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो जुड़े हुए आएंगे, किस में आएंगे? आपके क्रिया विशेषण आश्रित के अंदर। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां चा है वहां रा है। तो हम बात करते हैं इस प्रकार के, अगर कोई कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो साथ आ रहे हैं, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जिधर उधर, जब तब, जहां वहां, जितना उतना। अब यदि तो से अगर हम देखना चाहें तो सेंटेंस बना सकते हैं, यदि राम पढ़ता तो, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। अब एक वाक्य, यदि राम पढ़ता, तो ये वाक्य दूसरे की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। तो यदि और तो से, जिधर तुम जा रहे हो, जिधर तुम जा रहे हो उधर अस्पताल है। जिधर तुम जा रहे हो उधर क्या है? अस्पताल है। तो यहां क्या है? देखो जिधर और आपका उधर। जब राम वनवास जा रहे थे तब अयोध्या वासियों ने बहुत शोक व्यक्त किया। तो यहां भी क्या है? जब और तब बना सकते हो। जैसे जो ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, या जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी निकल, तब गाड़ी जा चुकी। तो ऐसे जो सेंटेंस है अगर जुड़े हुए आए तो वो किस में आते हैं? आपके मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से दिया जाए तो आपको किस में यूज करना है? आपका मिश्र वाक्य के अंदर यूज करना है। तो साथियों हमने आपको वाक्य जो पढ़े वो कितने प्रकार के पढ़े? आपके 3 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके रचना में आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। साधारण वाक्यों को हम क्या कहते हैं? सिंपल। संयुक्त को कहते हैं कंपाउंड और आपका मिश्र को कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्स। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य, कई बार एक से अधिक या एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में आपको क्या रखना है? कनेक्टिव वर्ड्स, और इन्हें समानाधिकरण भी करते हैं।
जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, या, अथवा, लेकिन, बल्कि, बशर्ते, अतः, अतएव। अगर सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड्स ये आए तो हो जाएगा संयुक्त। और मिश्र वाक्य है, ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और आपका क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, की से। विशेषण आश्रित होते हैं वो जो, जिसे, जिसने, जिसको, इस प्रकार के। और क्रिया विशेषण आश्रित तो आपके यदि, तो, जब, तब, इधर, उधर, जहां, तहां, क्योंकि, इसलिए। और अगर जोड़े में आए तो आपका ऑलमोस्ट मिश्र के अंदर होता है। तो ये दोस्तों, ये रचना के आधार पर हमने वाक्यों का वर्गीकरण किया है। सामान्य वेग के अंदर आप कनेक्टिव को देखकर आप पहचान कर सकते हो कि इसके अंदर आपका कौन सा वाक्य है। तो इसी के साथ जो वाक्य है वो आपका कंप्लीट होता है। अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं, रचना में आपके 3 होते हैं, और क्रिया में आपके 3 होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, और भविष्य कितना होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। और बात करते हैं क्रिया के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो साथियों, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसी के साथ आपका वाक्य जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ और भी अगर जोड़ना चाहें तो आपका कन्वर्ट भी कर सकते हो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के अंदर। जैसे मान लो सूर्योदय हुआ, एक वाक्य हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, दूसरा वाक्य हो गया। इसको आपने जोड़कर बना दिया, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो संयुक्त वाक्य से आपने क्या बना दिया, मिश्र वाक्य बना दिया। तो हम वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य को दूसरे में क्या कर सकते हैं, आपका कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको इस 2 सेंटेंस आ गए, उसको मिला भी सकते हो, तोड़कर अलग भी कर सकते हो। संयुक्त वाक्यों को आप वापस क्या कर सकते हो, सरल वाक्य भी बना सकते हो। तो वाक्य का आपस में एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, आपका रूपांतरण भी किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।